जय हिंद बच्चों। अब तक मैंने रीढ़ की हड्डी का पहला पार्ट पढ़ाया। आज मैं दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगी इसका। पहले पार्ट में मैंने बताया कि किस तरीके से कि एक रामस्वरूप के घर में उमा को देखने वाले आने वाले हैं और उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है। उमा एक पढ़ी लिखी लड़की है, जबकि और रामस्वरूप भी लड़कियों का पढ़ा होना अच्छा मानते हैं, वो भी अपनी लड़की को अच्छी एजुकेशन देते हैं। लेकिन जो लड़का वाला है, लड़के वाले जो आते हैं वो उन्हें, हालांकि वो खुद पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें लड़की अनपढ़ चाहिए, इसलिए रामस्वरूप अपनी लड़की की एजुकेशन को छिपा देते हैं और वो चाहते हैं कि लड़की की शिक्षा का पता ना चले, लड़की का ये पता चले कि वो अच्छा गाती है, बजाती है और खाना बनाती है, केवल वो। इसलिए वो धीरे से भी इस बात को शो नहीं करना चाहते कि लड़की पढ़ी लिखी है। और उनका जो नौकर है वो भी उनकी तैयारी में पूरी तरह से लगा हुआ है। इस तरीके से उनके घर में वो तैयारी करते मेहमान के आने के लिए। कभी वो चादर बिछाते हैं, कभी वो अपना जो घर में बेड है उसको सही करते हैं, कभी वो उसका दरी बिछाते हैं, कभी वहाँ सितार लाते हैं। इस तरीके से वो पूरी तरह से उसका प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि घर में, जैसा कि आपने देखा होगा कि मेहमान आता है तो वो किस तरीके से घर के सदस्य पूरे भाग दौड़ कर घर के मेहमान की आवभगत के लिए लगते हैं, जिसमें लड़की को देखने वाले आने वाले होते हैं। तो इसलिए वो भी पूरी तरीके से उसकी प्रिपरेशन में लगे होते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये सारी स्टोरी आपको इसलिए बताई ताकि आपका पिछली स्टोरी से लिंक बना रहे और आपको याद रहे कि अब तक हमने क्या पढ़ा। अब हम इससे आगे की स्टोरी में क्या बताने जा रहा है लेखक, रीढ़ की हड्डी का मतलब क्या है, रीढ़ की हड्डी का शीर्षक बताने का इस कहानी से अभी तक आपको लग रहा होगा कि रीढ़ की हड्डी से क्या तात्पर्य है। जो रीढ़ की हड्डी चैप्टर का, क्योंकि किसी का भी शीर्षक जो रखा जाता है चैप्टर से रिलेटेड लिखा जाता है, और लेकिन अभी तक आपकी समझ में ये नहीं आया होगा कि इस रीढ़ की हड्डी का इस कहानी से क्या क्या वो है सामंजस्य। तो बच्चों, अब आगे जैसे जैसे आपकी कहानी आगे बढ़ेगी, एकांकी आगे बढ़ेगी, आपको समझ आता जाएगा कि रीढ़ की हड्डी का मतलब क्या है, लेखक ने इसका चैप्टर का नाम रीढ़ की हड्डी क्यों रखा है। तो अब हम इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे कि तभी क्या होता है कि गोपाल प्रसाद जो हैं घर में प्रवेश करने के लिए आते हैं और उनका नौकर उन्हें बताता है कि घर में मेहमान दरवाजे तक आ गए, इसलिए आप सब लोग चुप हो जाते हैं और उनकी स्वागत करने के लिए दरवाजे को खोलते हैं। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। रामस्वरूप जैसे घर में मेहमान प्रवेश करता है तो आकर बोलते हैं इधर तशरीफ लाइए, इधर। जैसा कि घर में मेहमान कोई आता है तो हम बोलते हैं कि आप बैठिए। तो औपचारिकताएं रामस्वरूप पूरी करते हैं और दोबारा वो बोलते हैं, यह लाई मुझे दीजिए। हैं मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, जैसे कि पूछ रहे हैं, घर में कोई मेहमान आता है तो पूछते हैं। तो इस तरीके से रामस्वरूप भी पूरी बातचीत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं बातचीत का सिलसिला। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, नहीं, टांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद बोलते हैं इस पर, नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप बोलते हैं, हाँ, ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हैं, हाँ सेवक ही हैं। इसके बाद वो लड़की की तरफ देखते हैं, जो शंकर की तरफ, और उससे पूछते हैं, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं। इस पर शंकर रिप्लाई देता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था।
रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। जी यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल? हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। यानी वो शंकर इस टाइप का है कि मार्जिन से मतलब है कि 1 आध साल फेल हो जाए तो कोई परेशानी नहीं हो। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, उसकी बात को संभालते हैं। बात यह है कि साहब की ये शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर भी जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी वो। रामस्वरूप बोलते हैं, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की दी जाती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले? और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल है कि कोई कह जाए कि लड़का कमज़ोर है। यानी गोपाल प्रसाद पुराने ज़माने की दोनों रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद के बीच में पुरानी बातचीतें होती हैं कि किस तरह से पुराने ज़माने के हम जैसे लोग थे कि हम खाने में पूरे चौकन्ने, लेकिन आजकल के बच्चे इतने कमज़ोर हैं कि उन्हें जला सा कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं। जबकि हमारे ज़माने में कोई आउटडोर गेम नहीं थे, या जबकि स्कूल में आजकल बाहर भी खेले जाते हैं। रामस्वरूप बोलते हैं, जी हाँ, उस जमाने की बात ही को दूसरी है। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का तो यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। इस पर गोपाल प्रसाद बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की वह याद आती है, अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन जमा था। रंगीन जमाना? हाँ, शंकर भी ही करता है एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए। अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। यानी जो गोपाल प्रसाद है उन्हें शादी कोई एक रिश्ता नहीं बल्कि कैसा नजर आता है कि उन्हें ऐसा नजर आता है कि शादी में कि एक बिजनेस की तरह, एक व्यापार की तरह, यानी वो लेन देन करने वाले थे। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? ओहो, अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, ये सब आप तकल्लुफ़ करते हैं। रामस्वरूप फिर बोलते हैं, हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? हाँ, ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ, माफ़ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद दबी आवाज़ में बोलते हैं, आदमी तो भला है, मकान से भी हैसियत से भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। जी, शंकर बोलते हैं, कुछ खंगा कर उधर उधर देखता है गोपाल प्रसाद। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहती है कि शंकर की बैकबोन नहीं है। यानी वो अपना जो उनके शंकर का जो पिता है लड़के का, वो उसको ही डांटते हैं कि ढंग से बैठो, ताकि लोगों को लगे कि आप एक कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति हो। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप तभी बोलता है, चाय प्याले में डालता है, आपकी विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो चाय का क्या रहेगा। रामस्वरूप, हाँ, कहते तो आप सही हैं। प्याला चाय का वो पकड़ाता है रामस्वरूप। इस तरीके से वो चाय पीते हैं और बातचीत करते हैं। चाय पीते पीते
शंकर बोलता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद, चाय आपस में बातचीत कर चल रही है, चाय पीते पीते, तो वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, यह क्या? गोपाल प्रसाद को तो खूबसूरती का टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चूभी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर लो। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल ये खूबसूरती का सवाल भी बेटब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी ना था। तस्तरी और गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं नाश्ते की और कहते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उसमें से उठाते हैं। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। शंकर की तरफ बोलते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर बोलता है, किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में बोल जाते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे क्या वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है ना? जी हाँ, मैं तो अभी, आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी तब तो यह रस्म ही समझिएगा। रामस्वरूप बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, ये तो आपका मेरे ऊपर बड़ा भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायजा जन्मपत्री तो मिला ही लिया होगा। जायजा कहते हैं जन्मपत्री। रामस्वरूप, रामस्वरूप बोलते हैं, जी जायची का मिलना या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिएगा। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुककर बोलता है, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना चौकर? क्या? यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखड़ों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर बोलते, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद बोलते हैं इस पर, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना, मगर औरतों को भी वही करने लगी तो अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। जी हाँ, रामस्वरूप इस बात का समर्थन करते हैं। जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। हाँ हाँ हाँ, इस तरीके से लोग वो आपस में बातचीत करने लगे। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद थोड़े गंभीर हो जाते हैं, जो लड़के के पिता हैं, और बोलते हैं, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। वह शंकर से बोलते हैं, चाय और लीजिए। रामस्वरूप, शंकर बोलता है, धन्यवाद देता है उन्हें और चाय पी चुका होता है। रामस्वरूप बोलते हैं, आप बस साहब,
अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के बाद टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं। और फिर टोस्ट वोस्ट तो मैं खाता भी नहीं हूँ। रामस्वरूप, हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं और फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से आवाज लगाते हैं और लड़की को बुलाने का प्रबंध करते हैं। यानी कि अब तक हमने इतना पढ़ाया, आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी कि दोनों घर में मेहमान आते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर, दो जने लड़की को देखने के लिए आते हैं घर में। उसके लिए उनके लिए चाय नाश्ता बड़े सलीके से लगाया जाता है, उनकी पूरी तरह से अवगत की जाती है, उनके विचारों को जाना जाता है और इस तरीके से हम उनके बारे में जाना कि वो जो गोपाल प्रसाद हैं वो किस तरीके के व्यक्ति हैं। यानी हमने पता चला कि रामस्वरूप एक शिक्षित है। पहले जो हमने उसमें पहली वीडियो में हमने आपको इतना समझ में आया कि जो रामस्वरूप हैं वो शिक्षित लड़कियों की शिक्षा को भी महत्व देते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपनी लड़की को अच्छी शिक्षा दी। जो नौकर है उनका, वो ऐसा लगता है बातचीत के माध्यम से उसकी बात थोड़ी देर से समझ में आती है। और उनकी जो माँ है प्रेमा, वो ऐसा पता चलता है कि घर गृहस्थी वाली महिला है और वो ये चाहती है कि किसी तरीके से उनकी बेटी का रिश्ता हो जाए। जबकि दोनों प्रेमा और रामस्वरूप की बातों से पता चलता है कि जो उमा है उनकी पुत्री, वो एजुकेशन को महत्व देती है और दिखावटी चीज़ में विश्वास नहीं करती और वो सच्चाई पर यकीन रखने वाली एक लड़की है। वो लोगों की बातों में नहीं आती। यही कारण है कि उसका रिश्ता बार बार टूट जाता है। इस बार उसे बहुत तरीके से समझाया जाता है कि वो एक साथ संभल कर आए और उसको मेकअप वगैरह के बाद और अपनी शिक्षा को ना बताए लड़के वालों को। इस तरीके से उसे समझाया जाता है उसको। तभी उसके घर में मेहमान आते हैं, जो लड़का शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद एक पेशे से वकील है। बातों से पता चलता है कि गोपाल प्रसाद एक वकील की तरह एक शातिर दिमाग के लोग हैं। वो शादी को भी बिजनेस की तरह देखते हैं। जैसे कि बिजनेस में दो पार्टियों में कंप्रोमाइज़ होता है, ऐसे ही वो शादी का यानी लड़के और लड़की के रिश्ते में भी एक बिजनेस की तरह उसे डील करते हैं। और वो रामस्वरूप से बात करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है उसके बारे में हम बातचीत सीधा मुद्दे पर आना चाहते हैं। लेकिन रामस्वरूप उनकी अवगत करता है बहुत अच्छे तरीके से, उन्हें चाय नाश्ता लाता है, उन्हें खिलाता पिलाता है। उधर शंकर जो है वो भी अपने पढ़ा लिखा है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन विचारों से वो भी अपने पिता के विचारों से रूबरू रखता है। यही कारण है कि जब शंकर से पूछा जाता है तो शंकर भी एक ही बात कहता है कि लड़कियों का पढ़ा लिखा होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें लड़कियों से कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी। यानी लड़कों को उनके गोपाल प्रसाद के हिसाब से लड़कों को पढ़ाना चाहिए, ना कि लड़कियों को, क्योंकि अगर लड़कियां पढ़ जाएंगी तो उनके नखरे हो जाएंगे। इसलिए वो नहीं चाहते कि उनकी जो बहू है वो संस्कारी हो, वो पढ़ी लिखी हो, ताकि वो उनके सामने उन्हें टक्कर दे सके। उनका बातों से पता चलता है कि उनका जो लड़का है शंकर है वो पढ़ने लिखने में ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि जो बात करते करते वो कहता है कि जो उनकी जो पढ़ाई है वो 1-2 साल का मार्जिन लेना पड़ेगा, यानी 1-2 साल बीच में वो फेल होने की बात है। हालांकि गोपाल प्रसाद इस बात को संभालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये अक्सर बीमार हो जाता है, बीमार होने की वजह से 1 साल पहले ख़राब हो गई, इस वजह से इसका कहने का मतलब है। नाश्ते में अच्छी तरह से उनको चाय वाय दी जाती है, समोसे दिए जाते हैं और भी बहुत सारी आवभगत की जाती है। तब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि अब मुद्दे पर आया जाए और अपने बिजनेस की बात की जाए। तो इस पर हालांकि रामस्वरूप थोड़ा चौंक जाते हैं
कहते हैं कि बिजनेस, मैं बोले कि नहीं, एक शादी भी एक बिजनेस है हम दोनों के बीच में, तभी बात तय होगी और इस तरीके से उन लोगों में बातचीत होती है। यानी नाश्ता करने के बाद वो टेबल खिसका देते हैं और अपनी लड़की को बुलाने के लिए पूरी तैयारी करते हैं। आप इससे आगे की जो घटना है वो मैं आपको अगले टर्न में पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एकांकी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से, और आपकी आसपास के वातावरण में भी ऐसा देखा होगा कि लड़की को देखने वाले आते हैं तो किस तरीके से तैयारी होती है। तो इन सब बातों को हम आगे भी पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाना चाहूँगी, आगे की घटना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी नहीं, रुक जा बच्चों। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स की PDF है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको भेजूंगी। तब तक आपके इस चैप्टर के दोनों पार्ट्स जो मैंने अब तक पढ़ाए हैं आप डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको बीच में भी पता चले कि कौन सा वाक्य किसने कहा है, क्योंकि आपके MCQ में इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे और किसका कैसा कैरेक्टर है ऐसे भी आएंगे, आपको पता चलेगा। इसलिए 2 पार्ट अब तक के जो मैंने पढ़ाए हैं वो सिर्फ पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो मैं भेजूंगी आपको क्वेश्चन आंसर्स की PDF भेजूंगी। तो बच्चों, आज मैं यहीं आपको ख़त्म करना चाहूँगी। जय हिंद बच्चों।